उसकी प्रेजेंट एज कितनी है। काशिफ की एज आज से 15 साल के बाद, जो आज से 5 साल पहले उसकी एज है, उसका 5 टाइम हो जाएगी। तो काशिफ की एज क्या है, प्रेजेंट एज, ये जरा फाइंड कर दें आप लोग। इस सवाल को करने का बड़ा आसान तरीका है। पहले आप जो है वो देख लेंगे प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है, तो वो प्रेजेंट एज जो है वो हम सपोज कर लेते हैं वो क्या है, एक्स। प्रेजेंट एज आपकी है एक्स। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स जो है ना तैयार कर लेते हैं। पहले हम ये वाली स्टेटमेंट एक माइंड में रख लेते हैं, और फिर हम जो है वो दूसरी स्टेटमेंट ये वाली रख लेते हैं। जब हमें कोई बात कहे कि किसी शख्स की एज 15 साल पहले इतनी थी या 15 साल बाद इतनी होगी, जब वो फ्यूचर की बात करे तो हमने एक्स को क्या करना है, एक्स के अंदर 15 ऐड कर देना है। ठीक है, ये फ्यूचर की एज होगी। और ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, 5 टाइम्स ऑफ हिज एज 5 years बैक। जब 5 years बैक की बात करते हैं तो क्या होगा, एक्स उसकी प्रेजेंट एज है, -5, ये 5 year बाद की उसकी एज होगी। और उसका कितना का है, 5 टाइम। तो इसका मतलब ये है कि 5 टाइम का मतलब है कि इस एज को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये दो इक्वेशन बन गई, एक और ये दो। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है विल। अगर इज हो विल हो इसका मतलब होता है इक्वल साइन। तो अब क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को हम इकट्ठा कर देंगे, इक्वल कर देंगे। +15 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स -5, x + 15 इज इक्वल टू 5x -25। ये आपका बन जाएगा, x उधर जाएगा तो 4x बन जाएगा, इज इक्वल टू -25 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 40। तो x इज इक्वल टू 10 years जो है वो एज होगी प्रेजेंट काशिफ की। सिर्फ आपने इन इक्वेशंस को माइंड में रखना है कि जब कोई किसी की एज माजी में बात करें, जी बच्चे ये सवाल समझ आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। आपने सिर्फ इक्वेशंस को माइंड में रखना है कि इक्वेशंस के अंदर जो है वो कितने स्टेप्स हैं। मतलब एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप, और उन स्टेप्स को आपने दो इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेना, और फिर जो भी उस इक्वेशन के हिसाब से मामला होगा उसको जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। 70 तो आ ही नहीं सकता ना, 10 आएगा, 10 years इज एज। देखें किसी बंदे की प्रेजेंट एज एक्स है, तो आज से 10 साल पहले उसकी एज क्या थी। वो तो मैंने मजाक से कहा था, तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बाकी बच्चे भी आंसर निकालें। आज किसी बंदे की एज एक्स है, तो आज से 10 साल पहले उसकी एज क्या होगी। जाहिर सी बात है उसकी एज में से 10 माइनस कर दें। एक मिनट वेट करें, सिर्फ सिर्फ एक मिनट वेट करते हैं आप लोग।
जी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक? चले मैं आपको जो है वो स्क्रीन शेयर करने लगा। बच्चे बात ये हो रही थी कि अगर कोई चीज, ये किसी बंदे, हमने किसी बंदे की प्रेजेंट एज फाइंड करनी हो, तो प्रेजेंट एज को हम लोग एक्स ले लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट एज को एक्स ले लेते हैं। और किसी बंदे की एज आज से 10 साल पहले क्या होगी, तो उसको हम अगर इक्वेशन से देखें तो हमारी प्रेजेंट एज एक्स है, तो 10 साल पहले एज क्या होगी, एक्स में से 10 को माइनस कर दें, ये आपकी 10 साल पहले की एज आ जाएगी। और अगर आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद एज क्या होगी, फ्यूचर में एज हमने देखनी होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसमें 5 को जो है वो ऐड कर देंगे, तो x+5 जो है वो इसमें आ जाएगा। एक और सवाल लिखते हैं, उसको जरा आप लोग सॉल्व करें। फाइव जब टाइम्स की बात होती है तो मल्टीप्लाई जो है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है से। ये बच्चे आपका सवाल है जी कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उसकी रेशियो 3:5 है, और आज से 9 साल पीछे जाएं तो उनकी एजेस क्या थी, उनकी एजेस की रेशियो 12:33 था। इसका मतलब ये कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज उनकी जो है वो फाइंड करनी है। तो अब इसमें हमने क्या कहा था कि प्रेजेंट एज कितनी होती है, प्रेजेंट एज को क्या सपोज करना है, प्रेजेंट एज को एक्स सपोज करना है, ठीक है, इसको हम एक्स सपोज करेंगे। अब इसको ये ए की प्रेजेंट एज की रेशियो है, ये बी की प्रेजेंट एज की रेशियो है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम रेशियो में लिख देते हैं, 3x ए की रेशियो, 5x किसकी हो गई, बी की। और कितने साल पहले उनकी रेशियो 12:33 थी, 9 साल पहले। तो इसका मतलब है 3x-9 रेशियो 5x-9, तो इनकी रेशियो तब कितनी थी, 12:33। अब रेशियो को हम लोग खत्म करके इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तकसीम कर लेते हैं, 3x-9 डिवाइडेड बाय 5x-9 इज इक्वल टू 12/33। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें और x की वैल्यू निकलेगी, वो आपकी प्रेजेंट एज होगी। इसको जरा कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर आता है। इसका आंसर जरा कैलकुलेट करें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये होता है कि ये जो 5x-9 है ये 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3x-9 ये 33 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये होती है इस तरीके से, ये बीच में इक्वल का साइन है। 60 और 99,
इसका आंसर निकल आएगा ना, एक बच्चे का 60 और 99 निकला है। ये बच्चे 3x-9, 89:39, 89:39 आ रहा है आपका, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ले तो वो आपका आंसर होगा। आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है अभी भी? चले एक सवाल और लिखें, एक सवाल और लिखें। ये आपका क्वेश्चन है बच्चे, और इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट एज कितनी है नदीम की और काशिफ की? नदीम की और काशिफ की प्रेजेंट एज कितनी है? प्रेजेंट एज नदीम की है 40 और काशिफ की है 60। उसने कहा, सवाल ये देखिए, उसने कहा कि कितने साल पहले उनकी एजिस की रेशो 3:5 थी। कितने साल पहले उनकी एजिस की रेशियो जो है वो कितनी थी? 2:5। तो अब जब कितने साल पहले की बात हो रही है तो हमें साल नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 40 में से कुछ माइनस करना है, तो जो माइनस करना है वो क्या होगा? 40 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस एक्स रेशो 60 माइनस एक्स, रेशो किसके बराबर थी? 3:5 के बराबर थी। अब इसको वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 60 माइनस एक्स, क्योंकि रेशो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3:5। इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, एक मिनट। थ्री इंटू 60 माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा
200 माइनस 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 3x। इसको उधर ले जाएंगे तो ये 2x बन जाएगा, 180 को उधर ले जाएंगे तो ये 20 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 10, मतलब 10 साल पहले उनकी एजेस की रेशियो जो है वो कितनी थी। इस सवाल की समझ आई है थोड़ा सा? चलें, अब अगला सवाल मैं दे रहा हूं, उसको करें सॉल्व। ये सवाल है जी, प्रेजेंट एज साइमा और सायरा की जो रेशियो है वो है 5:4। साइमा और सायरा की जो एजेस की रेशियो है अभी प्रेजेंटली वो 5:4 है। 3 साल के बाद उनकी रेशियो 11:9 बन जाएगी, तो उनकी मौजूदा एज क्या है वो बताएं। चले, मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चे, क्या होगा, उनकी प्रेजेंट एज पता है आपको, प्रेजेंट एज की रेशियो पता है, लेकिन प्रेजेंट एज नहीं पता। तो प्रेजेंट एज को हम क्या सपोज करें, प्रेजेंट एज को हम एक्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, मैं बेटा मजाक से कह रहा हूं आपको। प्रेजेंट एज एक्स सपोज कर लेते हैं, तो इनकी रेशियोस निकाल लेते हैं। 5x रेशियो 4x। उसने कहा कितने साल के बाद उनकी रेशियो 11:9 बन जाएगी। तो कितने साल का मतलब क्या है कि प्लस होगा या माइनस होगा 3। यहां पे प्लस होगा, 5x प्लस 3 हो जाएगा, 4x प्लस 3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू रेशियो क्या बन जाएगी, 11:9 बन जाएगी। अब इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं, वो वाली जो थी, ये क्या बन जाएगा आपका, 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 11/9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 इंटू 5x प्लस 3, 11 इंटू 4x प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा 45x 27, और ये कितना हो जाएगा 44x प्लस 33। तो 33 नहीं होगा, हाँ 33 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40x माइनस 44x, तो ये यहाँ पे सिंपल x बच जाएगा। 33 माइनस 27, तो ये 6 आ जाएगा। तो 6 आपका जो है वो आंसर है। तो ठीक है, जिनका आंसर 6 है उनका आंसर ठीक है। एक और सवाल लिखवाऊं, एज वाला एक और सवाल। चले रुके।
सवाल आपके सामने ये है कि 5 बच्चे हैं जिन जो के 4-4 साल के वक्फे के बाद जो है वो पैदा हुए हैं। उनकी एजेस को सम किया जाए तो टोटल 80 ईयर्स बनते हैं। तो अब ये बताएं कि उनमें से सबसे छोटे बच्चे की एज क्या है। हाँ जी, वहां तक निकाल के छोड़ देना, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उसने प्रेजेंट एज पूछी है ना। तो प्रेजेंट एज हमें पता चल गई है। अब आप अगर वो पूछे प्रेजेंट एज ऑफ सायरा एंड साइमा, तो फिर आपने 5 के अंदर जो एक्स लिखा हुआ है, यहाँ एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है 6, तो ये बन जाएगा 30। और 4 के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 24, तो 30 और 24 जो है उसकी वैल्यू बनेगी। ये इसको आगे सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करना है यहाँ पे 5, क्योंकि प्रेजेंट एज आपने साइमा और सायरा की निकालनी है। चले इसका आंसर निकाले बच्चे। जावेद वाली क्वेश्चन का क्या पूछना है। बेटा ये स्टेटमेंट के अंदर 5 लिखा हुआ है, इसलिए 5 लगाएंगे ना, कि 5 टाइम जो है वो जावेद से बड़ा है। तो जावेद की ये एज है, तो जावेद से वो 5 टाइम बड़ा होगा, तो जावेद के साथ ही 5x लगेगा ना, 5 लगेगा, क्योंकि जावेद को 5 गुना करेंगे तो वो असलम की एज के बराबर बनेगा। ये तो बच्चे चीजें अब एक रात में तो एक दिन में तो नहीं समझ आएंगी। इसके ऊपर थोड़ा सा आप में से किसी का, जो लड़कियां या लड़के परेशान हो रहे हैं, उनका कोई मैथ का बैकग्राउंड है पहले बेटा। ये स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट को प्रैक्टिस करें आप लोग इसको स्टेटमेंट को प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह जो है वो ये मामला सीधा हो जाएगा। एक और सवाल लिखें एज वाला, फिर उसको शायद आप लोगों को समझ आ जाए। एक सवाल और आखिरी। इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर बताएं। बच्चे पेपर के अंदर आपको सवाल बड़ा आसान आएगा, इसका कोई भी इसके अंदर जो है ऐसी लॉजिक नहीं आएगी, बल्कि ये सवाल ज्यादा मुश्किल मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। जो पेपर में देखेंगे तो आपको वैसे ही स्टेटमेंट के साथ या इक्वेशन से जो है वो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि क्या, ऑप्शन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा आंसर बन रहा है। अब इसको सॉल्व करें। सवाल है जी बेटा, find two numbers whose sum is 27 and the product is 182। इसका आंसर क्या होगा। 6 ईयर बिफोर होगा ना तो फिर माइनस करना, 6 ईयर आफ्टर होगा तो फिर ऐड करते होते हैं।
अब ऐसे सवाल में इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले, इसको जो है वो आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि दो वैल्यूज हैं x और y, इनका जो सम है वो कितना है, वो है 27, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, इनका प्रोडक्ट यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो वो आंसर क्या आता है, वो आंसर है 182। अच्छा बच्चे, मैं आप लोगों के सामने ऑप्शंस लिखता हूं, आप मुझे बताएं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा सवाल सही होगा। इसको समझाने की बजाय रुकिए जरा, मैं आंसर आपको सामने लिखता हूं और आप लोग जो है वो मुझे बताएंगे कि आप इसका आंसर गैस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी कौन सा इसका आंसर है? सीधा सीधा सा पता चल रहा है कि ये आंसर है, ये सीधा सीधा सा पता चल रहा है कि 13 और 14 को प्लस करें तो 27, इसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपका जो है वो 182 हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी अगर वो यूं कर देता, सपोज अगर वो यूं कर देता 21 एंड 6। अब इसका देखिए इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 27 ही आ रहा है, इसका भी 27 आ रहा है, तो दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के देख ले, इसको मल्टीप्लाई करें क्या बनता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132 बनेगा, इसको करेंगे तो 182 बनेगा। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, सीधा सा आप ऑप्शंस के अंदर से आंसर निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है कि आप सीधी सीधी जो ऑप्शंस हैं उधर से भी अपना। अब आप लोगों के सामने जो है ना, मैं एक और सवाल लिखता हूँ और आपको ऑप्शंस दूंगा, आप लोगों ने मुझे आंसर बताना है क्या है इसका, ठीक है, ऑप्शंस के साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए। और वैसे इसको एक मेथड से भी मैं आपको करवा दूंगा। ये बच्चे आपके सामने ऑप्शंस आ गई हैं, क्या आंसर होना चाहिए इसका, ये वाली ऑप्शंस में से? नॉट 13 एंड 14, नो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ तो कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, तो कंसेक्यूटिव नंबर, ओ हाँ कंसेक्यूटिव नंबर्स है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, सॉरी 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 सॉरी, कंसेक्यूटिव नंबर्स के साथ ये नहीं आएगा, एक मिनट, कंसेक्यूटिव नंबर्स के साथ ये नहीं आएगा, मैंने इसको 130, मैं मुझे लगा 182 लिखा हुआ है मैंने, कंसेक्यूटिव नंबर के 182 के साथ 13 और 14 आएगा। और वैसे कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 27, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 27, तो हाँ वही 13 एंड 14 आएगा 182 के हिसाब से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने गलत लिख दी थी। इसको बच्चे एक और तरीके से जो करने का तरीकाकार होता है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो ये है कि
आप इसकी इक्वेशन बना लें, सम ऑफ x प्लस वाई, ये दो वैल्यूज है, उसका सम 27 आ गया, एक्स वाई ये प्रोडक्ट होगी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन वो 182 हो गया। अगर आपको ऑप्शंस ना दी हो तो फिर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले यहां से y की वैल्यू निकाल लें। सपोज y इज इक्वल टू 182 डिवाइडेड बाय x, ये y की वैल्यू निकल आई। अब जहां पर इस इक्वेशन में जहां पर y है वहां पर वैल्यू पुट करते हैं x प्लस 182 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 27। बोथ साइड्स को x से मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27x, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 1, ये बड़ी लंबी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह काफी लंबा सवाल हो जाएगा, तो आप ऑप्शंस के अंदर से ही जो है ना इस तरह के सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बनकर इसको सॉल्व करते हैं, आपको अच्छा खासा, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना आता है वो तो इसको कर लेगा, लेकिन तो ये बच्चे समझ आ गए ऑप्शंस के जरिए कैसे इसका आंसर निकालना है। तो आपने ऑप्शंस को जो है वो मैच करना है और ऑप्शंस के जरिए जो है वो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह एज वाले सवाल का भी आपको ऑप्शंस को देख के अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा कि इसका जो है वो क्या आंसर बनता है। Find the cube root of 125. ये 125 जो है वो किसका क्यूब रूट है? ये आपका आ जाता है 5 का क्यूब रूट है। ठीक है, 125। 64 का क्यूब रूट, 64 किसका क्यूब रूट है? सिक्सटी फोर जो है वो 4 का क्यूब रूट है। नाइन सिक्स 9261 इसका, ये किसका क्यूब रूट है? 9261 ये किसका क्यूब रूट है? नो, इसको इस तरह के सवाल को ना एक तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर बच्चे आपसे कोई कहे ना कि 125 का क्यूब रूट क्या है, तो इसको आपने इस तरीके से लिखना है। ठीक है, और जब हम इसको क्यूब रूट को खत्म करते हैं तो ये बन जाता है 125 इंटू 1/3। ठीक हो गया। अब ये 5 का क्यूब है तो ये 1/3 से कट जाएगा, तो आंसर आपका 5 आ गया। अब इतनी बड़ी इक्वेशन वैल्यू है, इसका क्यूब रूट कैसे निकालना है? इसका क्यूब रूट निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करें, क्या बनेगा? या इसकी फ्रैक्शन, इसको जो है वो फ्रैक्शन में डिवाइड कर लें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बन जाएगा 9261 7, फिर इसको 3 पे करें तो ये आपका बन जाएगा 1029। फिर इसको, ये किस पे डिवाइड हो रहा है? अभी भी 3 पे हो रहा है, 343। अब ये किस पे हो रहा है? अब ये 2 पे तो हो नहीं रहा, 7 पे हो रहा है। 7, ये 49 बन जाएगा। फिर इसको 7 पे करें, ये 7 बन जाएगा, और फिर ये 7 पे करें तो ये 1 बन जाएगा। अब ये क्या बन गया? इसके हमने जो फैक्टर्स निकाले हैं वो कौन कौन से हैं? फैक्टर्स हम, एक मिनट में लिख लूं कागज पे।
इसके फैक्टर्स बन गए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये 3 का क्यूब बन गया, 3 का क्यूब, और वो बन गया 7 का क्यूब। तो क्यूब रूट हमें पता ही है क्यूब से खत्म हो जाता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 21। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है कि बड़ी वैल्यू का कैसे निकालना है क्यूब रूट? अगर आपको ना पता चल रहा हो तो आप इस तरीके से जो है वो उसका निकाल सकते हैं कि पहले उसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद जो उसके फैक्टर्स होंगे उसको फैक्टराइजेशन में कर, और उसके बाद जो है वो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका ट्रिक नहीं है बच्चे, यही तरीका कार है। बड़े जो है क्यूब रूट्स होते हैं उनको आप बगैर कैलकुलेटर के इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए ना आप बच्चे एक काम करें, आप जो है वो, एक मिनट, इसका क्यूब रूट फाइंड करें क्या होगा। हाँ, ऑप्शंस में कर ले तो ऑप्शन से तो बड़ा आसान है। चले मैं आपको इसके ऑप्शंस देता हूं। क्या आंसर है इसका? इसमें बच्चे ये तो आप कंफर्म कर लेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी नहीं है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसलिए नहीं है बिकॉज आखिर में एक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इवन नंबर तो हो नहीं सकते। अब आपका 31 हो सकता है या 33 हो सकता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। और अगर मजीद देखें तो ये 3 3 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 9 बनता है, 31 यहाँ पे 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 1 ही आ रहा है, तो आपको और भी ज्यादा क्लोज आंसर से पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शंस एमसीक्यूज वाले पेपर में जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ये सवाल आपके बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए। विदाउट लॉजिक आपके सवाल गलत भी होना शुरू हो सकते हैं। तो ये हो गया बच्चे क्यूब रूट वाला। एक सवाल आपके सामने आ रहा है, इसको आप जो है जरा सॉल्व करें। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें। इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें, क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज पुट करें। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 65,000 है, रेट आपके पास 5 है, और ईयर्स आपके पास 2 है। इन सबको मल्टीप्लाई करें, 100 पे डिवाइड करें, तो आपका आंसर क्या आता है? 6500। 6500 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट याद आ गई पुरानी कि कैसे किया इसको?
टी बच्चे टाइम पीरियड है जिसने साल के लिए आपको जो है उन्होंने पैसे बोरो किए हैं। ये फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का याद रखना है, आपको इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएगा, इससे वैल्यू आसान ही होगी क्योंकि कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल नहीं करना, तो इसलिए ज्यादा जो है वो मुश्किल सवाल आपको ना दिए जाएंगे और ना ही आपसे पूछे जाएंगे वहां पे। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने क्या फार्मूला लिखवाया था बच्चे? इसका एक और सवाल करना है? चलें भाई, इसका एक और सवाल कर ले, फिर मैं बच्चे कह रहे हैं सर अब समझ नहीं आया, एक कंपाउंड का फिर बाद में करवाता हूँ, रुके। इसको आप कर ले 90,000, इसको आप कर लें 4%, और इसको कर लें 3 years। अब इसकी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें जो फार्मूला लगाते हैं। दस हजार आठ सौ 10,800 आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो इसका आंसर सिंपल इंटरेस्ट का भी फार्मूला लगाया और 10,800 आप लोगों का जो है वो आंसर आ गया। अब बच्चे इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर वो आपको कह दे कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी की कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करें, तो उसका फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। अब ये जो ए है, पहले इसको, पी जो है वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 90,000 है, वो आपको दिया हुआ है, आपने ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने का फार्मूला होता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर एन। अब यहाँ पे पी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, आर आपका रेट, और एन वो नंबर ऑफ ईयर्स है, ये जो 3 लिखा हुआ है। अब वैल्यू पुट करें, ए का जो भी आंसर निकलेगा उसको यहाँ पर वैल्यू में लगा के आप जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फार्मूला नोट कर लें, एन एन ईयर्स होंगे ना, एन नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। आर जो है वो सी आई इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सवाल दिया हुआ, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करें। हाँ जी, एन पावर में आएगी ना, एन आपकी पावर में आएगी। पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये जो लिखी हुई है 90, पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो आपकी दी हुई है 90,000। आर आपका रेट है, ये जो 4% है, इसको आपने 4 ही लिखना है, 4% नहीं लिखना बच्चे। ए का फार्मूला ये लिखा तो है सामने, ए इज इक्वल टू पी प्लस 1 + आर, सामने लिखा हुआ है ए का फार्मूला। अब सपोज आपकी वैल्यू निकल आई है, ए की वैल्यू सपोज आपकी 76,500 निकली है, माइनस 90,000, तो इसका मतलब ये ऐसे तो नहीं होगा, ज्यादा आंसर होगा, इसको ये कर सपोज यूं कर लें, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये फार्मूलाज नोट कर लें, ये फार्मूला ही पेपर में काम आएगा। मेथड आपको जो है वो सारे का सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। 10,373 आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का, तो यही मेथड आपने बच्चे पेपर में फॉलो करके आंसर निकालने हैं। कुछ में सीधा सीधा ऑप्शन से पता चल जाएगा और कुछ में जो है वो आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगले सवाल पे मूव करते हैं।
अब आपसे एक सादा सा सवाल है, चलो थोड़े से आसान सवाल की तरफ आ जाते हैं। मैंने ये सवाल बहुत दफा करवाया और काफी बच्चों को इसका देखते ही पता चल जाएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए आपका लाहौर है और बी आपका मुल्तान है। ए से मुल्तान जाएं या बी से वापस लाहौर आए, मुल्तान से लाहौर जाएं या लाहौर से मुल्तान जाएं, फासला बराबर रहेगा या चेंज होगा? फासला सेम रहेगा। तो फिर यहां पर आपने अपनी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है कि गाड़ी की स्पीड एवरेज कितनी थी। वो आपसे कहता है कि गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती है 50 किलोमीटर पर आवर से और वापस आती है बी से ए की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये बताएंगे गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी है। तो इसके लिए फार्मूला क्या था? फार्मूला था 2xy x प्लस वाई, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो x आपका 50 हो जाएगा, y आपका 40 हो जाएगा। इसको पुट करें, वैल्यूज लगाएं, क्या आंसर आएगा? 44.4 आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे ना इसकी एवरेज ऐसे भी निकालना शुरू कर देते हैं। 50 को 40 से ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो वो कहते हैं जी निकल आई 45। वो बाजुकात निकल भी आती है सही तरीके से, सही आंसर भी निकल आता है बाजुकात, लेकिन वो रिलायबल मेथड नहीं है, वो आपका गलत मेथड हो जाएगा। 50 प्लस 40, ये तुक्के से तो आंसर ठीक आ सकता है, लेकिन ये मेथड ये नहीं है। इसी तरह बच्चे, अगर सवाल आपको वो यूं दे दे कि एक डिस्टेंस ए है और ये बी है, अब वो डिस्टेंस सेम है, ए से बी जाते हुए रास्ते में उसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक ये और एक तीसरा। इसको उसने तय किया ए से लेके पहले ब्रेक, पहला जो है उसका रेस्ट पॉइंट था, वहां तक उसने फासला किया 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। उसके बाद पहले रेस्ट एरिया से दूसरे एरिया तक गया वो 40 किलोमीटर पर आवर तक, और सेकंड से बी पॉइंट तक पहुंचने में उसने लिया 45 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये बताएं कि वो ए से बी तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। इसका फार्मूला क्या था? 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx। x आपकी ये स्पीड होगी, y ये होगी, z ये होगी। पुट करें और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया बच्चे आपका? फोर्टी 44.6 आंसर आ रहा है बच्चों का। ठीक हो गया, इसको मिटा दूं? अच्छा बच्चे, फाइंड द HCF ऑफ
HCF किसका फाइंड करें? (42 and 49). Find the HCF of 42 and 49. Highest common factor. HCF is 7. ये करें, find the highest number which when added to 5 completely divide the 35 and 36. वैसे ऑप्शंस दिए हो तो उससे ये सवाल और भी ज्यादा आसान निकलेगा। इसका HCF निकालें, क्या निकलता है 35 और 60 का। जब वो हाईएस्ट नंबर की बात कर दे तो आपने HCF फाइंड करना है, और जब वो लोएस्ट नंबर की बात कर दे तो तब आपने LCM फाइंड करना। अब इसका HCF क्या आ रहा है 35 और 60 का? 35 और 60 का HCF क्या आ रहा है? इसका HCF 5 आ रहा है, लेकिन इस सवाल का आंसर तो 0 है। इस सवाल का आंसर 0 है। इसका आंसर 0 है। 0 क्यों है? उसने कहा कि वो नंबर बताएं जिसमें अगर 5 को ऐड करें तो वो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब है कि 0 वो नंबर है जिसमें 5 को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो 5 बन जाएगा, और फिर 5 जो है वो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। बात समझ आई है कि आपने जो 5 उसने लिखा है ना ऐड का, उससे 5 वैल्यू छोटी को जो है वो आपने का नंबर कंसीडर करना है। तो 0 इज द राइट आंसर। बच्चे आप लोगों को डिस्टॉर्शन आ रही है? नहीं आ रही? ये बेटा आप चेक करें साहब की तरफ कोई सिग्नल्स का इशू ना हो। नंबर जी, इसको जरा सॉल्व करें। फाइंड द लोएस्ट नंबर
इसमें बच्चे सबसे पहले आपने एलसीएम फाइंड करना है 70 और 77 का। 70 और 77 का एलसीएम क्या निकलता है? इसका एलसीएम निकलता है 770। अब वो कहता है कि वो नंबर बताएं जिसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि असल नंबर जो है वो 777 है, उसमें से अगर 7 माइनस करेंगे तो 770 बनता है, और ये 770 वो नंबर है जो कि कंप्लीटली डिवाइड करता है 70 और 77 को। जब वो आपको कहे कि लोएस्ट नंबर फाइंड करें, लोअर नंबर बताएं, लोएस्ट नंबर बताएं, तो उसमें आपने एलसीएम फाइंड करना होता है। जब वो आपको कहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर, तो उस वक्त आपने क्या फाइंड करना है? आपने जो है वो उसका एचसीएफ फाइंड करना है। ये सिर्फ आप इसको लॉजिक से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना, उसने कहा था कि वो लोएस्ट नंबर बताएं जो कंप्लीटली डिवाइड करता है, जिसमें से अगर 7 को माइनस किया जाए तो वो 70 और 77 को पूरा पूरा जो है वो डिवाइड कर ले, तो ऑटोमेटिकली 70 और 77 को पूरा पूरा 770 डिवाइड करता है। तो उसने कहा था कि 7 को सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो इसका मतलब है जो नंबर होगा उसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 770 बनेगा, तो वो डेफिनेटली 777 होगा। एचसीएफ बच्चे बड़े सिंपल तरीके से मैं आपके सामने एक फाइंड कर देता हूं। यहाँ पे सपोज हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ ऑफ 14 और 16। तो पहले आप इसको जो है वो इसका फैक्टर बना लें। ये हो गया, ठीक है, इसको लिख लें, फैक्टराइजेशन कर लें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसी तरह 16 की निकाल लें अलहदा से, 16 ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगी 2। अब यहाँ पे जो कॉमन होंगे बस उनको लिख लेना है आपने, इनके अलावा कोई और कॉमन नहीं है, तो आपका जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 2 है, जो कि इसका समझ आ गया कि एचसीएफ कैसे निकालना है? एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप उसका एचसीएफ मुझे इसी तरीके से फाइंड करके बताएं। इसका एचसीएफ क्या होगा? बच्चे अगर आपको किसी को जाना है तो आप जा सकते हैं, क्लास तो थोड़ी सी अभी सवाल रहते हैं करवाने वाले। इसका एचसीएफ 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 निकाला, कैसे निकाला आप लोगों ने? कुछ 4 भी निकाल रहे हैं। हाँ बस ठीक है, 2 और 5 भी कॉमन बन रहे हैं, तो इसका जो है वो एचसीएफ 10 निकलेगा। इसका एचसीएफ 10 निकलेगा, सिर्फ 2 और 5 कॉमन निकले, एक ये कॉमन हो जाएगा और एक ये वाला कॉमन हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10 जो है वो आपका एचसीएफ आ गया। अच्छा बच्चे, अब आप लोग काम करेंगे, अगर आप लोग को जल्दी है तो यूं करेंगे, जितने मैथ के सवाल हम लोगों ने कर लिए इस क्लास में, इसको यहीं पे रोक लेते हैं।